आपने वो बात तो सुनी होगी कि सक्सेस अचीव करने वाले कुछ अलग नहीं करते, लेकिन वो हर काम को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अमेज़न को बनाने वाले जेफ बेजोस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक हैं। और आज की समरी में आप उनके द्वारा अमेज़न को बनाने में अप्लाई किए जाने वाले प्रिंसिपल्स के बारे में, उनकी लाइफ की कहानी, वो किन वैल्यूज में बिलीव करते हैं और उनके फ्यूचर के क्या प्लान हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज की समरी में आपको पता चलेगा कि सक्सेस अचीव करने वाले क्या अलग ढंग से सोचते हैं और क्या अलग ढंग से करते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ग्रेट। आज की बुक समरी है इन्वेंट एंड वंडर बाय जेफ बेजोस हिमसेल्फ। ये बुक समरी उनके एनुअल शेयर होल्डर लेटर से लेकर स्पीच और इंटरव्यू तक का कलेक्शन है। जेफ एक बहुत ही महान और दूरदर्शी लीडर हैं। आप उनसे बिजनेस और लाइफ के बारे में बहुत सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी इन्वेंट एंड वंडर। जब जेफ बेजोस छोटे थे तो वो साइंस को बेहद पसंद करते थे। उन्हें स्टार ट्रेक देखना और नई नई मशीन इन्वेंट करना बहुत पसंद था। वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आते थे। हाई स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स लाने के कारण उन्हें फेयरवेल स्पीच देने के लिए चुना गया था। इसके बाद उन्होंने एक सुम्मा कम लाउदे सम्मान के साथ एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। यह सम्मान सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पर दिया जाता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल कंपनी में काम किया। उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, पर फिर जेफ ने देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा था और वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाए। शुरुआत में अमेज़न एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर चालू किया गया था। जल्द ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और हर वो चीज बेचने लगा जिसकी लोगों को जरूरत होती है। कंपनी ने अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और एलेक्सा और अमेज़न इको के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लॉन्च किया। अमेज़न की कई सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनियां एंटरटेनमेंट, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ ड्राइविंग यानी अपने आप चलने वाली कार, सैटेलाइट, इंटरनेट पब्लिशिंग, सुपरमार्केट और बाकी फिजिकल स्टोर्स के फील्ड में मौजूद हैं। जेफ बेजोस ने दी वॉशिंगटन पोस्ट भी खरीद लिया था। उन्होंने अपने साइंस और स्पेस ट्रेवल यानी कि अंतरिक्ष के सफर का जुनून ब्लू ओरिजिन के जरिए पूरा किया। यह कंपनी रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाती है और इनका नासा के साथ लोगों को चांद पर ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट है। डे वन फंड की मदद से जेफ गरीब बच्चों को फ्री प्री स्कूल की एजुकेशन देना कहते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा करने से उन्हें एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत मिलेगी। अपने कॉम्पिटिटर पर नहीं, कस्टमर्स पर फोकस करें। सारे डिसीजन अपने दिल और इंट्यूशन से लें और हमेशा कुछ नया सीखने की और खुद को बेटर करने की कोशिश करें। कुछ इसी तरह के लाइफ लेसन्स आपको जेफ बेजोस से सीखने को मिलेंगे। तो आइए इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म। शेयर होल्डर लेटर फॉर 1997। 1997 में हमने 1.5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है। पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारा रेवेन्यू 838% बढ़ा है। कंपटीशन के बावजूद मार्केट में हमारी लीडरशिप काफी बढ़ गई है। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस पैसे के साथ साथ कस्टमर्स का कीमती समय भी बचाता है। फ्यूचर में पर्सनलाइजेशन हमारी सर्विस को और भी तेज बना देगा। Amazon.com इंटरनेट के जरिए कस्टमर्स के लिए रियल वैल्यूज क्रिएट करता है। हम बड़े जमे जमाए मार्केट में भी एक स्ट्रांग कंपनी बनने की उम्मीद करते हैं। कई बड़े प्लेयर्स अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में लेकर आ रहे हैं। उनके पास अच्छे ऑफर्स हैं और उनके ट्रैफिक और सेल बढ़ाने के लिए कई रिसोर्सेज भी हैं। हमारा गोल बाकी एरिया में ऑनलाइन कॉमर्स में आगे बढ़ते हुए अपनी करंट पोजीशन को मजबूत करना है। हम बड़े मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और वो हमारा गोल बनता जा रहा है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी रिस्क के साथ आती है। हमें फ्रेंचाइजी के लीडर्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए इन्वेस्ट करने और अच्छी तरह से काम को परफॉर्म करने या एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। हमारा मानना है कि यहां हमारी सक्सेस की सही पहचान शेयर होल्डर वैल्यू से है, जो हम लंबे समय में जनरेट करेंगे। यह हमारी मार्केट लीडरशिप पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश का सीधा रिजल्ट होगा। यह मार्केट लीडरशिप ज्यादा प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न देगा।
मार्केट लीडरशिप को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि कैसे माप सकते हैं? ये कस्टमर और रेवेन्यू की बढ़त से मेजर होता है। यह हमारे ब्रांड की ताकत और उस रेट को दिखाता है जिस पर कस्टमर बार बार हमसे सामान खरीदता है। हम अपने ब्रांड, कस्टमर बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा जरूरी समझते हैं, इसलिए हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो बाकी कंपनियों से अलग हैं। हम अपने डिसीजन लेने वाले रूल्स को आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि आप हमारे शेयर होल्डर्स ये देख सकें कि क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी से मेल खाते हैं या नहीं। हम लगातार अपने कस्टमर्स पर फोकस करेंगे। हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या वॉल स्ट्रीट के रिएक्शन के बजाय लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेंगे। हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की इफेक्टिवनेस को लॉजिकल तरीके से मेजर करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं उन्हें हटाते जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें बढ़ाते जाएंगे। हम अपने सक्सेस और फेलियर से सीखते रहेंगे। हम मार्केट में लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देखकर बड़े और बेबाक डिसीजन लेंगे। इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट काम करेंगे और कुछ नहीं, पर जो भी हो हम हर चीज से कुछ न कुछ सीखते जाएंगे। हम अपने बड़े डिसीजन से जुड़ी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। हम ध्यान से सारे खर्चे करेंगे और अपने कल्चर को बनाए रखेंगे। हमें पता है कि पैसे को ध्यान से खर्च करना चाहिए और हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं जो नेट लॉस को एक्सपीरियंस कर चुका है। हम टैलेंटेड लोगों को हायर करते रहेंगे और उन्हें कैश से ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस देंगे। हम जानते हैं कि हमारी सक्सेस काफी हद तक हमारे मोटिवेटेड एम्प्लॉयज के बेस पर डिपेंड करती है, इसलिए उन्हें कंपनी का मालिक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, लेकिन ये हमारी सोच है और हम जिस अप्रोच को यूज करेंगे उसे क्लियर करना चाहते हैं। शुरुआत से ही हमारा एम अपने कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देना रहा है। हमें यह एहसास हुआ कि वेब अभी भी वर्ल्ड वाइड वेट है, यानी कि दुनिया भर में इंतजार। इसलिए हमने कस्टमर्स को कुछ ऐसा ऑफर किया जो उन्हें कहीं और नहीं मिला। हमने उन्हें किताबों का इतना बड़ा कलेक्शन ऑफर किया जितना कि एक फिजिकल बुक स्टोर में रख पाना मुमकिन नहीं है। आज हमारे पास इतनी किताबें हैं कि उनसे 6 फुटबॉल के फील्ड भर जाएंगे। हमने बुक के टाइटल को आसानी से सर्च किए जाने वाले फॉर्मेट में बनाया, जो साल के 365 दिन 24 घंटे खुला रहता है। हम शॉपिंग के एक्सपीरियंस में सुधार करते रहे और गिफ्ट सर्टिफिकेट, बुक रिव्यूज, रिकमेंडेशन फीचर और 1 क्लिक शॉपिंग की शुरुआत की। प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम करके हमने कस्टमर वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। कस्टमर्स ने हम पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। एक कस्टमर का औरों को हमारे बारे में बताना और कस्टमर का बार बार लौटकर खरीदारी करने की वजह से Amazon.com ऑनलाइन बुक्स बेचने में मार्केट की लीडर बन पाई है। इस साल की सक्सेस हमारे एम्प्लॉयज के टैलेंट, बुद्धिमानी और हार्डवर्क की वजह से मिली है। मुझे इस टीम का हिस्सा होने पर गर्व महसूस होता है। हायरिंग प्रोसेस में हमारा हाई स्टैंडर्ड Amazon.com की सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाता है। जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाले लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, तब उनसे कहता हूं कि आप लंबे समय तक स्मार्टली और मेहनत से काम कर सकते हैं, पर आप इस और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। पर ये दोनों गोल्स एकदम अपोजिट और प्रैक्टिकल नहीं हैं। ट्रेडिशनल दुकानों को कम प्राइस या हाई क्वालिटी में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। Amazon.com दोनों काम कैसे पूरा कर पाता है? यह हम ज्यादातर कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को एक बड़े फिक्स्ड एक्सपेंसेस में बदल कर अचीव करते हैं। इसमें प्रोडक्ट का बहुत बड़ा सिलेक्शन, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और बाकी सॉफ्टवेयर फीचर्स शामिल हैं। कस्टमर के एक्सपीरियंस को फिक्स करने से जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो ओवरऑल कॉस्ट कम होता जाएगा। जो बाकी के वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं, हम डिफेक्ट्स को दूर करके उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं। हम गलतियों और एरर की जड़ को टारगेट करते हैं। इससे हमारे पैसे बचते हैं और हमारे कस्टमर्स को बेटर सर्विस मिलती है। हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। हम दोनों गोल्स को एक साथ पूरा कर सकते हैं। यहां 3 ऐसे प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ सबसे कम प्राइस ऑफर करना पॉसिबल भी है और इफेक्टिव भी। सबसे पहले हम अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस में लगातार सुधार कर रहे हैं।
इस साल का हॉलिडे सीजन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस बार हमने रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर किए और वो भी बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ। जितना टाइम हमारे फुलफिलमेंट सेंटर को एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में लगता है, उसमें 17% का सुधार हुआ है। हमारे पर ऑर्डर के कॉन्टैक्ट्स, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का एक क्लियर मेजर हैं, उसमें 13% का सुधार हुआ है। हमने अपनी मौजूदा प्रोडक्ट कैटेगरीज के सिलेक्शन को बढ़ाया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेक्शन 40% तक बढ़ गया है। अब हम एक टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 10% ज्यादा सामान ऑफर करते हैं। बुक्स में हम 15% ज्यादा रेंज ऑफर करते हैं, जिसमें ज्यादातर रेयर और आउट ऑफ प्रिंट बुक्स भी शामिल हैं। कपड़ों और एक्सेसरीज में अब हमारे पास 500 से भी ज्यादा टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अमेरिका के कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स ने हमें 88% का स्कोर दिया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक्सपर्ट्स द्वारा दिया गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्टैंडर्ड है। ये 88% का स्कोर न सिर्फ ऑनलाइन या रिटेल में, बल्कि पूरे सर्विस इंडस्ट्री में दिया गया आज तक का हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी बात, हम कस्टमर एक्सपीरियंस पर काम करते हुए प्राइस कम करने का भी एम रखते हैं। बुक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक प्रोडक्ट्स की सारी कैटेगरीज में हम ऐसा कर रहे हैं। $25 के ऊपर के ऑर्डर पर हमने डिलीवरी चार्ज हटा दिए और साथ में हर साल 365 दिनों का फ्री सुपर सेविंग डिलीवरी ऑफर दिया। हमारा गोल कुछ टाइम के लिए कुछ ही प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देना नहीं है। हम रोज अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में ऑफर करना चाहते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने पॉपुलर बुक स्टोर्स की चेन से उनकी बेस्ट सेलर लिस्ट में से 100 बेस्ट बुक्स में से, यानी कि 100 बेस्ट बुक्स से अपने प्राइस का कंपैरिजन किया। इन 100 बुक्स में से 45 हार्ड कवर थीं और 55 पेपर बैक थीं, और सब अलग अलग टाइप की बुक्स थीं। हम सिएटल और न्यूयॉर्क सिटी में उनके स्टोर्स में गए। लिस्ट की 100 बुक्स ढूंढने में हमें पूरे 6 घंटे लगे। हमने सारे प्राइस को ऐड किया और पाया कि उनके स्टोर में इनकी प्राइस $1,561 है, पर Amazon.com पर यह सिर्फ $1,195 पर मिल रहे थे, जो कि 23% कम प्राइस था। तीसरी बात, कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस और सबसे कम प्राइस देने का गोल अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट जनरेट करती है। इस साल हमारी नेट सेल्स 26% तक बढ़ गई थी। वो $3.9 बिलियन पर थी। हमारा फ्री कैश फ्लो $135 मिलियन तक पहुंच गया। ये पिछले साल से $305 मिलियन ज्यादा था। यह दिखाता है कि जो कस्टमर्स के लिए अच्छा है, वही शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। वी आर वॉट वी चूज। एड्रेस टू द प्रिंसटन ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 2010। जब मैं छोटा था तो हर गर्मी में अपने दादा के साथ टेक्सास में उनके फार्म में समय बिताया करता था। मैं उन्हें फार्म के जानवरों को वैक्सीनेट करने, विंडमिल को ठीक करने और बाकी के काम करने में हेल्प करता था। मेरे दादा दादी कारवां क्लब के मेंबर थे। ये ट्रेलर गाड़ियों के मालिकों का ग्रुप था जो पूरे देश में एक साथ ट्रैवल करते थे। ये ट्रेलर को मेरे दादा की गाड़ी से जोड़ देते थे और बाकी लोगों के साथ ड्राइव करते थे। मुझे अपने दादा दादी से बहुत प्यार था। मैं हमेशा इस कारवां एडवेंचर का वेट करता था। जब मैं 10 साल का था तब हम एक ट्रिप पर थे। मैं कार के पीछे वाली सीट पर बैठा था और मेरे दादाजी ड्राइव कर रहे थे। मेरी दादी पैसेंजर सीट पर थी। सफर के दौरान वो पूरे समय सिगरेट पी रही थी, जिसकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस उम्र में मैं किसी भी चीज को लेकर कैलकुलेट करने लगता था। मैं हमारे गैस माइलेज का अनुमान लगाता था या फिर हमारे स्टोर के खर्चों से स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करता था। मैं स्मोकिंग के खिलाफ एक ऐड सुन रहा था। मुझे याद आया कि सिगरेट का एक कश आपकी लाइफ के 2 मिनट ले लेता है। क्योंकि मेरी दादी स्मोक करती थी तो मैं हिसाब लगाने बैठ गया। मैंने अनुमान लगाया कि एक दिन में वो कितनी सिगरेट पीती होंगी। हिसाब लगाने के बाद मैंने अपनी दादी का कंधा थपथपाते हुए कहा कि एक कश में 2 मिनट के हिसाब से आपने अपनी जिंदगी के 9 साल कम कर दिए हैं। मुझे लगा था कि मुझे अपनी समझदारी और अपनी मैथ्स की स्किल के लिए तारीफ मिलेगी। शायद मेरे दादा दादी ये कहेंगे कि वाह जेफ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने काफी मुश्किल कैलकुलेशन की। लेकिन इसके बजाय मेरी दादी रोने लगी। मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे दादा ने हाईवे पर साइड में गाड़ी रोकी और पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर मेरे बाहर उतरने का इंतजार करने लगे। मुझे लगा कि वो नाराज होंगे और मुझे डांटेंगे, पर मेरे दादा एक इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव के इंसान थे।
उन्होंने आज तक मुझे डांटा नहीं था, पर शायद आज कुछ अलग होने वाला था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए शांति से कहा, जेफ, एक दिन तुम समझ जाओगे कि बुद्धिमान होने की तुलना में दयालु होना ज्यादा मुश्किल होता है। आज मैं आपको गिफ्ट और चॉइस के बीच का एक फर्क बताना चाहता हूं। बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है, लेकिन दयालु होना एक चॉइस है। गिफ्ट्स इजी होते हैं, वो आपको बाद में दे दिए जाते हैं, पर चुनाव करना मुश्किल होता है। आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, मुझे यकीन है कि उनमें से एक गिफ्ट बुद्धिमान होना है, पर आप इस गिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप अपने गिफ्ट्स पर गर्व करेंगे या अपनी चॉइस पर? मैंने अमेज़न 16 साल पहले स्टार्ट किया था। मुझे यह एहसास हो गया था कि हर साल इंटरनेट 2300% से बढ़ रहा है। लाखों बुक्स के साथ एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का आइडिया मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। मैं उस समय 30 साल का था और मेरी शादी हुए 1 साल हुआ था। मैंने अपनी वाइफ मैकेंजी को कहा कि मैं अपनी जॉब छोड़कर एक क्रेजी चीज करना चाहता हूं। हो सकता है कि ये काम न करे क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। मैं श्योर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, पर मैकेंजी ने मुझे कहा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। मुझे बचपन से ही चीजें इन्वेंट करने का शौक था। मैंने सोलर कुकर, ऑटोमेटिक गेट लॉक और मेरे भाई बहनों को पकड़ने के लिए अलार्म इन्वेंट किए थे। मैंने हमेशा से ही एक इन्वेंटर बनने का सपना देखा था। मेरी वाइफ ने मुझे अपना पैशन फॉलो करने के लिए मोटिवेट और एनकरेज किया। तब मैं न्यूयॉर्क की एक फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहा था। मैं अपने बॉस को काफी मानता था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है जो ऑनलाइन बुक्स बेचेगी। हम सेंट्रल पार्क में वॉक कर रहे थे। मेरे बॉस ने मेरा प्लान सुना और कहा कि तुम्हारा आइडिया अच्छा तो बहुत है, पर यह उसके लिए अच्छा है जिसके पास एक अच्छी जॉब ना हो। उन्होंने मुझे फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोचने के लिए 2 दिन दिए। आखिरकार मैंने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कोशिश किए बिना ही हार मान लेता तो मुझे बेहद अफसोस होता। इसीलिए मैंने रिस्क लिया और अपने पैशन को फॉलो किया, और उस चॉइस के लिए मुझे आज गर्व महसूस होता है। कल से आपकी लाइफ जिसकी कहानी आप खुद लिखेंगे वो शुरू हो जाएगी। आप क्या चूज करेंगे? आप अपने गिफ्ट्स को कैसे यूज करेंगे? क्या आप प्रेशर की वजह से रुक जाएंगे या फिर अपने पैशन को फॉलो करेंगे? क्या आप सबको फॉलो करेंगे या ओरिजिनल बनकर दिखाएंगे? क्या आप एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे या फिर सर्विस और एडवेंचर की लाइफ चूज करेंगे? क्या आप सेफ डिसीजंस लेंगे या रिस्क लेंगे? क्या आप क्रिटिसिज्म के सामने कमजोर पड़ जाएंगे या अपने बिलीफ्स पर अड़े रहेंगे? क्या आप अपने दिल को रिजेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे या फिर जब आप प्यार करेंगे तो आप ब्रेव रहेंगे? जब चीजें मुश्किल हो जाएंगी तो आप हार मान लेंगे या कोशिश करते रहेंगे? क्या आप दिमाग की सुनेंगे या फिर दयालु होना चुनेंगे? जब आप 80 साल के हो जाएंगे और अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आपकी कहानी का सबसे मीनिंगफुल हिस्सा आपके द्वारा की गई चॉइसेस होंगी। आप देखेंगे कि अंत में हमारे द्वारा किए गए चुनाव ही हमारी पहचान बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए एक अच्छी स्टोरी बनाएं। Why I went from hedge fund to selling books। प्रिंसटन में पढ़ने के बाद मैं न्यूयॉर्क गया और वहां हेज फंड डी शॉ एंड कंपनी में काम किया, जिसके मालिक डेविड शॉ थे। जब मैंने काम स्टार्ट किया तब उस कंपनी में सिर्फ 30 लोग ही थे। डेविड सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके प्रिंसिपल्स को ऐसी चीजों पर लगाया जैसे कि जब मैंने अमेज़न स्टार्ट किया तो किस तरह के लोगों को हायर करना चाहिए। 1994 में सिर्फ साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ही इंटरनेट यूज करते थे, पर वर्ल्ड वाइड वेब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मुझे लगा कि मैं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकता हूं। मैंने बुक्स इसलिए चूज की क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी बुक्स प्रिंट होती थी और सबसे बेसिक बुक स्टोर्स में भी सिर्फ 1,50,000 बुक्स ही स्टॉक में रहते थे। उसके बाद मैंने छोटी सी टीम हायर की और उनके साथ एक सॉफ्टवेयर बनाया। उसके बाद मैं सिएटल चला गया क्योंकि वहां सबसे बड़ा बुक वेयरहाउस था और मैं माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनियों से कुछ टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकता था। जब मैंने अपने बॉस को अपने आइडिया के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा आइडिया तो अच्छा है, पर मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब है। उन्होंने मुझे सोचने का समय दिया।
मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनूंगा। जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा और पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखूंगा तो मुझे अफसोस तो नहीं होगा। हमें ज्यादातर उन्हीं चीजों का अफसोस होता है जिसके लिए हमने कोशिश ही नहीं की होती है। यह अफसोस हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। मुझे बुक्स खुद डिलीवर करनी थी और उन्हें पोस्ट ऑफिस लाना था। मैंने सालों तक ऐसा किया। हमने पहले महीने में हाथ और घुटनों के बल जमीन पर बॉक्सेस पैक किए। मैंने अपने साइड में खड़े इंसान को कहा कि आप जानते हैं, हमें अपने घुटनों के लिए पैड्स चाहिए क्योंकि ऐसे पैकिंग करके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सनक तो नहीं गया और कहा कि जेफ, हमें असल में टेबल की जरूरत है। मैंने सोचा कि वाह, क्या लाजवाब आइडिया है। अगली सुबह मैंने पैकिंग टेबल खरीदी और अपने काम करने की स्पीड डबल कर दी। अमेज़न का नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी से आया है। ये एक रेफरेंस है कि ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ा कलेक्शन होल्ड करती है। बुक्स के बाद हमने म्यूजिक और वीडियोस भी बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि हम रैंडमली कुछ लोगों को ईमेल भेजकर पूछ सकते हैं कि वो हमें क्या बेचते हुए देखना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे अलग अलग जवाब मिले। बेसिकली कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखे थे जिनकी उन्हें उस वक्त जरूरत थी। एक आदमी ने मुझे बोला कि काश आप विंडशील्ड वाइपर ब्लेड्स बेचते, क्योंकि मुझे अभी उनकी सख्त जरूरत है। और ऐसे ही मुझे आइडिया आया कि हम ऑनलाइन कुछ भी बेच सकते हैं। जल्द ही हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और ऐसी कई कैटेगरीज लॉन्च की। जब इंटरनेट बबल एकदम ऊंचाई पर था तब हमारा स्टॉक $113 का था और जब बबल फूट गया तब हमारा स्टॉक डिवाइड होकर $6 का रह गया। मैंने 2000 में शेयर होल्डर लेटर से एक शब्द शुरू किया, आउच। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि कंपनी स्टॉक नहीं है और स्टॉक कंपनी नहीं है। हालांकि $113 से $6 बहुत बड़ी गिरावट थी। मुझे पता था कि हमारे सभी इंटरनल मैट्रिक्स बेहतर और तेज हो रहे हैं। हमें बहुत से कस्टमर्स मिल रहे थे, गलतियां कम हो रही थीं और हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा था। अगर स्टॉक प्राइस गलत भी जा रहा है तो भी कंपनी के अंदर सब सही जा रहा था। हमें जो पैसे चाहिए थे वो हमारे पास थे। हमें बस अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहना था। बबल बर्स्ट के समय मैं टॉम ब्रोका के टीवी शो पर गेस्ट था। उन्होंने इंटरनेट के कई बिजनेसमैन को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था। टॉम ने मुझसे पूछा, मिस्टर बेजोस, क्या आपको प्रॉफिट वर्ड की स्पेलिंग भी आती है? मैंने बोला हाँ, PROPHET। वो बहुत जोर से हंस पड़े। क्राइसिस के टाइम पर मैं अपने इंटरनल मैट्रिक्स से देख सकता था कि हम जल्द ही अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने वाले थे, जिसके बाद बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। द आइडिया फॉर प्राइम। अमेज़न में हम जो इन्वेंशन करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। किसी को कोई आइडिया आता है, कुछ लोग उस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और उस पर काम करते हैं, जबकि बाकी लोग बताते हैं कि यह आइडिया कभी काम क्यों नहीं करेगा। फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस आइडिया को हकीकत में बदल देते हैं। ये एक मजेदार और बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। हम एक लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे और एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कस्टमर्स को एक तरह का ईट ऑल यू कैन फ्री शिपिंग ऑफर देने के बारे में सोचा। जब फाइनेंस टीम ने अनुमान लगाया तो उसके रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे। शिपिंग यानी कि डिलीवरी बहुत महंगी है, पर सबको फ्री शिपिंग पसंद है। अब यहां आपको दिल और इंट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, आपके पास इंस्टिंक्ट होने चाहिए। सारे अच्छे डिसीजन उसी तरह लिए जाते हैं। आप एक टीम की तरह काम करते हो। आप हर काम विनम्रता के साथ करते हो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। हमने भी गलतियां की हैं। फायर फोन और बाकी के कई आइडिया थे जो मार्केट में फ्लॉप हुए और काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी बेमिसाल आइडिया थे जो इनकी भरपाई कर सकते थे। इसीलिए हमने अमेज़न प्राइम लॉन्च किया, जो स्टार्टिंग में बहुत महंगा था। इसमें हमें काफी खर्च करना पड़ा, क्योंकि जब आप फ्री बुफे देते हैं तो क्या होता है, ईट ऑल यू कैन, यानी कि जितना खाना खाना है खाओ। इसमें सबसे पहले कौन आता है? ऑफ कोर्स ज्यादा खाने वाले लोग आते हैं। ये काफी डरावना हो सकता है क्योंकि लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और पूरा खाना खत्म कर सकते हैं। ज्यादा खाना खाने वाले लोग तो आए, लेकिन हम एक ट्रेंड भी देख सकते थे। जल्द ही सभी तरह के कस्टमर्स आने लगे और सभी को हमारी सर्विस बहुत पसंद आई। इससे प्राइम को सक्सेस मिली। फिजिकल स्टोर्स एंड होल फूड्स।
अमेजॉन बहुत सारी कंपनियों को खरीदता है। नॉर्मली वो होल फूड्स मार्केट से छोटे होते थे, लेकिन हर साल हम कुछ कंपनियां खरीदते थे। जब मैं कंपनी के फाउंडर से मिलता हूं तो हमेशा पहले एक चीज का पता लगाने की कोशिश करता हूं, क्या वो मिशनरी है या वो मर्सनरी यानी कि मनी माइंडेड है। मर्सनरीज वो बिजनेसमैन होते हैं जो अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मिशनरीज का एम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर से बहुत प्यार करते हैं। विडंबना यह है कि कई बार मिशनरी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, वो प्रॉफिट पर फोकस नहीं करते, लेकिन लोगों को अच्छी वैल्यू देकर लॉन्ग टाइम में सक्सेस हासिल करते हैं। आप उनसे बात करके जल्दी से बता सकते हैं कि कोई इंसान मिशनरी है या मर्सनरी। होल फूड्स के फाउंडर जॉन मैकी एक मिशनरी हैं। उन्होंने जो बिजनेस बनाया है वो एक मिशनरी कंपनी है। अमेजॉन ने इसमें कुछ रिसोर्सेज डाले, हमारी टेक्नोलॉजी को ऐड किया और होल फूड्स के मिशन को आगे बढ़ाया। जॉन मैकी का एक महान मिशन था जो था सभी के लिए हेल्दी, ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना लाना। अमेजॉन के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज थे, पर हम होल फूड्स में ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी में अपनी एक्सीलेंस भी लेकर आए। रिक्रूटिंग टैलेंट। अमेजॉन में हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देते हैं, पर हमारे पास कंट्री क्लब जैसा कल्चर नहीं है जहां एम्प्लॉयज को फ्री मसाज या फिर दूसरी तरह की सुविधाएं जो उस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं वो दिए जाते हैं। मुझे इस तरह की सुविधा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे चिंता है कि लोग गलत कारणों से यहां काम करेंगे। आपको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो मिशन के लिए काम करें, न कि वो जिन्हें सिर्फ पैसों और सुविधाओं से मतलब है। आपको मर्सनरीज नहीं, मिशनरीज चाहिए। मिशनरीज कंपनी के मिशन के बारे में सोचते हैं। ये सब बहुत ट्रिकी या मुश्किल नहीं है। फ्री मसाज देना लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। वो कह सकते हैं कि वो कंपनी के मिशन से सहमत नहीं है, लेकिन फ्री मसाज का फायदा उठाने के लिए वो कंपनी में काम कर रहे हैं। आप अमेजॉन में अमेजिंग लोगों को कैसे हायर करते हैं और उन्हें यहां कैसे रोक कर रखते हैं? तो सबसे पहली बात, आपको उन्हें एक जबरदस्त मिशन देना चाहिए जिसका असल में कोई मतलब हो। लोगों को अपनी लाइफ में मीनिंग चाहिए होता है। यूएस मिलिट्री का एग्जाम्पल देखते हैं। इस जॉब में असली मिशन है, बहुत बड़ा और मीनिंगफुल काम है। यह मिशन मिलिट्री में लोगों को हायर करने के बड़े काम आता है। द पर्पज ऑफ गोइंग इनटू स्पेस। स्पेस में जाने का मकसद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं अभी कर रहा हूं वो है ब्लू ओरिजिन। हम लोग दोबारा यूज किए जाने वाले रॉकेट बना रहे हैं और लॉन्च मिशन को सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को स्पेस में जाने की क्या जरूरत है? मेरा जवाब थोड़ा अलग है कि धरती तबाह हो जाएगी और हमें रहने के लिए एक नई जगह चाहिए। धरती अभी भी सोलर सिस्टम का सबसे अच्छा प्लेनेट नहीं है। मेरे दोस्त जो मार्स पर जाने के बारे में सोचते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रहने की कोशिश करो। देखो अगर तुम्हें वो पसंद आता है, क्योंकि मार्स की तुलना में वो स्वर्ग है। वीनस और भी ज्यादा खराब है। अपोलो 8 मिशन पर चांद के चक्कर लगाने वाले एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल ने कुछ गजब किया था। उन्होंने अपना अंगूठा बाहर निकाला और उसे अर्थ की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने ये महसूस किया कि वो आज तक जो भी जानते थे वो अपने एक अंगूठे से कवर कर सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं, पर जिम लोवेल ने कहा कि जहां हम पैदा हुए वही स्वर्ग है। बाकी प्लेनेट से कंपेयर करें तो अर्थ जन्नत है, पर अर्थ भी सीमित है। गरीबी, घर ना होना, पॉल्यूशन आदि जैसी कई प्रॉब्लम हैं जिन पर हमें काम करना है, और इन सब पर हमें तुरंत काम करना शुरू करना चाहिए। पर हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम भी हैं। हम उनके आने का इंतजार नहीं कर सकते कि जब वो आएंगी हम तभी काम करना शुरू करेंगे। हमें स्पेस में जाकर अर्थ को बचाना है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम ब्लू ओरिजिन रखा गया। हमारा घर इस ब्लू प्लेनेट से आया है। हम अपनी सिविलाइजेशन में ठहराव को फेस नहीं करना चाहते हैं। वही होगा अगर हम इस प्लेनेट पर बैठे रहेंगे। अर्थ की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हर साल दुनिया में यूज होने वाली एनर्जी 3% से बढ़ रही है। अभी दुनिया भर में जितनी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम नेवादा को सोलर सेल से कवर कर दें तो पूरी दुनिया को पावर दे सकते हैं। यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन फ्यूचर में आने वाले 200 साल में 3% के इंक्रीज के हिसाब से हमें पूरे प्लैनेट को सोलर सेल से कवर करना पड़ेगा।
ये एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम स्पेस में चले जाएंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे। सोलर सिस्टम में करोड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों आइंस्टाइन और मोजार्ट हो सकते हैं। हम एक महान डायनामिक सिविलाइजेशन हो सकते हैं। बस हमें उस रास्ते पर काम करने की जरूरत है। प्रिंसटन के फिजिक्स के प्रोफेसर जेरार्ड ओ'नील के पास बनाई या फिर मैन्युफैक्चर की गई दुनिया का एक आइडिया था। ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाने के लिए घूमते हैं। मैन्युफैक्चर वर्ल्ड मीलों लंबे हो सकते हैं और 1 मिलियन लोग उस पर रह सकते हैं। ओ'नील ने यह सॉल्यूशन इसलिए सोचा क्योंकि बाकी सब प्लेनेट बहुत दूर हैं और उन पर वो ग्रेविटी नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। दूसरे प्लेनेट पर सिविलाइजेशन बढ़ाना अच्छा आइडिया नहीं है। एक स्पेस कॉलोनी या मैन्युफैक्चर वर्ल्ड में शहर हो सकते हैं, खेतीबाड़ी के लिए जगह और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जीरो ग्रेविटी वाली कोई कॉलोनी हो सकती है तो हम इधर उधर उड़कर भी जा सकते हैं। उनमें से कुछ नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। ऐसी दुनिया में परफेक्ट मौसम हो सकता है, पूरे साल धूप हो सकती है, जहां कोई तूफान या भूकंप नहीं आएगा और ना ही कोई वोल्केनो फूटेगा। ये स्पेस कॉलोनीज अर्थ के पास हो सकती हैं, तो हम कभी भी वापस जा सकते हैं। हम फैमिली, फ्रेंड्स या एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी स्पेस कॉलोनीज में भी जा सकते हैं। अर्थ यानी कि धरती रहने के लिए एक सुंदर जगह रहेगी। यहां कुछ लाइट इंडस्ट्रीज भी होंगी, पर सारी हैवी और पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर वर्ल्ड्स में लगाया जाएगा। हमारा प्लेनेट यूनिक है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम इसे छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर नहीं रह सकते। स्पेस कॉलोनीज बनाना अर्थ को बचाने का एक तरीका है। इस विजन को कौन समझेगा? आज स्कूल जाने वाले बच्चे और फ्यूचर में उनके होने वाले बच्चे। वो हजारों नई कंपनीज और इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे। वो नए आइडियाज लेकर आएंगे कि इंसान स्पेस को कैसे यूज कर सकता है। पर ये स्पेस कंपनीज आज के टाइम में मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मैंने 1994 में अमेज़न स्टार्ट किया था तब मेरे पास जरूरत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमें ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम भी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी। यूपीएस और फेडेक्स पहले से ही थे। हमने नए पेमेंट सिस्टम नहीं बनाए क्योंकि क्रेडिट कार्ड पहले से ही थे। फोन कंपनियां भी पहले से मौजूद थीं और कंप्यूटर और इंटरनेट भी पहले से ही मौजूद थे। स्पेस कॉलोनी को बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी जनरेशन से शुरू हो सकता है। हम ब्लू ओरिजिन में स्पेस ट्रेवल ज्यादा आसान और एफिशिएंट बना रहे हैं। फ्यूचर में बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की स्पेस कॉलोनी बना सकते हैं और अगर पहले से ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो वो लोग मैन्युफैक्चर वर्ल्ड बनाने की सारी डिटेल्स को समझ पाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। जेफ बेजोस से आपने सीखा कि कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू देना, सही लोगों को हायर करना और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस करना चाहिए। लंबे समय के लिए मार्केट लीडरशिप होना कम समय के प्रॉफिट और स्टॉक के प्राइस बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस और कम प्राइस दोनों को कॉस्ट को फिक्स करके और गलतियों को हटाकर अचीव किए जा सकते हैं। एक असली मिशन देकर आप अपनी टीम में बेस्ट एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करेंगे। मर्सनरीज का मतलब मनी माइंडेड लोग जो कि गलत कारणों के लिए काम करते हैं, पर मिशनरीज मीनिंग से मोटिवेट होते हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स की परवाह होती है। आपने यह भी सीखा कि अर्थ यानी कि धरती सीमित है। हमारी सिविलाइजेशन के विकास को जारी रखते हुए प्लेनेट को बचाने का एक तरीका है। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आज के बच्चे और उनके पोता पोती फ्यूचर में ब्लू ओरिजिन और बाकी टेक कंपनीज द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से स्पेस कॉलोनीज बना सकते हैं। आप वही बनते हैं जो आप चुनते हैं। क्या आप मर्सनरी बनेंगे या मिशनरी? क्या आप अपनी लाइफ में चीजों के पीछे भागेंगे या एक मीनिंगफुल जिंदगी जिएंगे? सोचिए, जब आप 80 साल के हो जाएंगे और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे तो क्या आप पछताना चाहते हैं कि काश मैंने ये किया होता, मैंने ये रिस्क लिया होता? जेफ बेजोस की तरह ऐसे डिसीजन लें जिनका कोई मतलब हो, जो सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की जिंदगी में भी असर डाल सके और वैल्यू ऐड कर सके। हिंद, जय भारत।